अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातें तशवीश ज़्यादा क्यों। क्या आम इंतखाबात में तख़ीर की सिर्फ एक वजह यही है कि मरदमशुमारी के जो नताइज मुश्तरका मफादात कौंसल की जानिब से मंजूर किए गए, उसी वजह से ही सारा मामला अब लिंगर ऑन हो रहा है। और उसके साथ बात करेंगे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें इंतखाबात में तख़ीर के खिलाफ क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगी। और इसके साथ आपको बताएंगे कि डॉकिज़म, अकरबा परवी और बैड गवर्नेंस के बाइस वजारत तवानाई के मातहत कंपनियां कौमी खजाने के ऊपर बड़ा बोझ बन चुकी हैं। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल के बाद पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी में एक मंजूर नज़र फ़र्द को MD तैनात करवाने की एक वारदात कैसे पकड़ी गई। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि वफाकी तरक्याती इदारे में 10 अरब रुपए के एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है और अब FIA ने इस स्कैंडल में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकंजा कस लिया है। तो इन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर एजाज अहसन साहब। एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आपकी शिरकत एक बड़ा सरप्राइज़ था सबके लिए। तो ये क्या लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद आप शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन आपकी शिरकत से मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं वहाँ पर भी बड़ी खलबली मची। और इसके साथ जानना चाहूँगा सर, आम इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी को बहुत क्लैरिटी है, मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन कुछ जमातें कहती हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, इलेक्शन कमीशन को जो काम करना है वो कर लें और हल्का बंदियाँ हो जाएं और उसके बाद 90 रोज़ के बाद भी इलेक्शन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो इस आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर क्यों दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? पहले तो मैं वो अर्ज कर लूँ जो आपने पहले आगाज में बात की है जी कि मेरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में शिरकत में बड़ी हैरत हुई लोगों को। हैरत की कोई जरूरत नहीं, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। मुझे किसी ने निकाला नहीं, किसी ने हटाया नहीं, किसी ने कोई शो नहीं किया। और मैं बदस्तूर, और लतीफ खान खोसा भी बदस्तूर मेंबर है, और वो सिर्फ मसरूफ थे जो हियरिंग चल रही है इस वक्त इमरान खान की, उनमें मसरूफ थे, इसलिए इस वजह से वो नहीं आ सके। बिल्कुल सही। मैं किसी केस में पेश नहीं हो रहा हूँ, वैसे उनकी यकीनन उनकी असिस्टेंस कर रहा हूँ, मुआवनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ और हम समझते हैं कि उसके साथ खिलाफ कानून का सलूक हो रहा है, जो उसको जिस तरह कैमरे लगा के और उसके टॉयलेट में भी कैमरे लगा के और उसको प्रिवेसी को वायलेट किया जा रहा है इमरान खान को, बहुत ज्यादती उसके साथ हो रही है और डेट्स ऑफ FIR बना दिए हैं। तो मेरा पार्टी की CEC में ना जाने का तो कोई सवाल था ही नहीं। पिछली दफा ये हुआ था कि मैं उसमें जूम के जरिए हाजिर हुआ था पार्टी में। इस दफा उन्होंने रखा हुआ था चेयरमैन बिलावल ने कि ये सिर्फ जो पर्सनली पहुंच सकते हैं उनके लिए ये मीटिंग होगी। तो वो पर्सनली पहुंचना था मैंने, इसमें तो कोई बात नहीं, और अपनी राय भी देनी थी। बिल्कुल सही। तो साहब, कभी पार्टी की सीनियर क़यादत ने कभी किसी को गिले शिकवे का या इजहार नहीं किया कि आप हमारी कैसी मुखालिफ पार्टी जिसके सरबराह के साथ उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी आप मोरली सपोर्ट करते हैं, कभी किसी ने कोई किसी खदशे का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया सर? नहीं, इख्तलाफ किया है, पर ये नहीं कहा कि किसी ने कि तुम आप क्यों करते हो। हमारी पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, मैं अपनी राय रखता हूँ, कुछ बहुत सारे दोस्त दूसरी राय रखते हैं, वो मुझे कहते भी हैं कि ये तुम्हारी राय गलत है, मैं कहता हूँ तुम्हारी राय गलत है। और मैं समझता हूँ कि हमें ये फौजी अदालतें किसी सूरत में ही लगने देनी चाहिए, और इनके लिए अगर कानून में हमने पार्लियामेंट में वोट भी कर दिया है तो ये फौजी अदालतें ऐसी हैं जो हर सिविलियन पे लगेंगी, हर एक को हमें मुश्किल पड़ेगी, इसकी पीपल्स पार्टी को मुश्किल पड़ेगी। तो हम इस मामले में बहस करते हैं, इख्तलाफ करते हैं एक दूसरे के साथ। सर, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में लतीफ खोसा साहब भी वापस आ जाएंगे, पार्टी एक्सेप्ट करेगी? लतीफ खोसा को निकाला किसने है पार्टी से? किसने निकाला है? लेकिन पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की कुछ स्टेटमेंट ऐसे सामने आई थी जिससे यही इंप्रेशन था कि उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। नहीं, वो शोकाज नोटिस भी जारी हुआ था। इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें कोई कह दे
मैं आपको अपना बताता हूँ। जी। मेरे खिलाफ एक ग्रुप है, ओके। वो लाहौर की, मैं सियासत करता हूँ लाहौर की कंस्टिट्यूएंसी की सियासत। वो उस कंस्टिट्यूएंसी से जो मेरी जगह मेरे मुकाबले में जी। पार्टी का टिकट के उम्मीदवार रहे हैं और उनको नहीं मिला, मुझे मिल गया, वो एक हमारी मकामी राइवलरी हो जाती है। मुझे उनसे भी गिला शिकवा कोई नहीं, वो उनका हक है कि वो मुझे जहाँ से हटा सकते हैं, चाहे तो हटाए। वो मकामी लोग, जो मकामी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, जी। वो मेरे खिलाफ भी हैं, बहुत सारे, ज्यादातर मेरे हक में है। तभी तो मैं टिकट या वो सीट जीत चुका हूँ। अब जो खिलाफ है वो हर तरह से मुखालफत करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देंगे, वो बयान भी दे देंगे कि ये सीसी का मेंबर नहीं रहा। मैं उनके खिलाफ शिकायत नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही, ये आपका बड़ापन है और आपने बिल्कुल एक नई एग्जाम्पल सेट की है अपने कंडक्ट के साथ, जो कि माजी में हमें सियासी जमातों के अंदर ये देखने को मौका नहीं मिला, सियासतदानों में भी। सर, जानना चाहूँगा आम इंतखाबात के हवाले से सरदार अख्तर मेंगल भी बोल पड़े, दीगर जमातें भी मुतालबा कर रही हैं कि हर सूरत 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी बड़ा इसरार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो साबित कर सके कि वाकई इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी या कोई और लाहेअमल भी अडॉप्ट किया जा सकता है? ये फैसला अभी तो होना है कि लाहेअमल क्या अपनाना है, लेकिन इस बारे में हम क्लियर है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। सही। इस बारे में पीपल्स पार्टी बिल्कुल 100% एग्रीमेंट में है जी। और अब प्रॉब्लम सिर्फ आपको मैं मसला बताऊं, मसला जो इलेक्शन कमीशन ने खड़ा कर दिया जी, और ये खालिसतन राजा सुल्तान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी बदौलत ये हुआ है। हुआ ये है कि अब सेंसस हो गया है जी, सेंसस को अप्रूवल दिया है एक ऐसी सीसीआई ने, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जी, जिसमें 2 गैर नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर रहे। वो ये केयर टेकर निगरान थे, वो इलेक्टेड नहीं है, वो मेरी नुमाइंदगी नहीं करते। मैं लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से तो भरपूर नुमाइंदगी हुई सर, सीएम सिंध की। जी, पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध के हमारे चीफ मिनिस्टर शामिल हुए, बिल्कुल हुए। और मेरा ख्याल है कि अगर चीफ मिनिस्टर में और प्राइम मिनिस्टर में पिछले कोई 10 सालों के तकाबुल किया जाए तो जिस किस्म की शाइस्ता और खुशगवार अंदाज से जी और हर किसी के साथ एक धीमे डायलॉग से जी मुराद अली शाह ने अपने ओहदे की मियाद काटी है जी, वो इतना शाइस्ता दूसरा कोई और मुझे नहीं समझता। बिल्कुल सही सर, कुछ वक्त की भी किल्लत है। अगर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि किस हद तक इम्कानात है कि पीपल्स पार्टी 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने के अपने मुतालबे को मनवाने में कामयाब हो जाएगी? क्या दिखाई देता है आपको? इसमें मेरे ख्याल में जो पेचीदगी पैदा कर दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो उसके लिए जरा हमें मेहनत करनी पड़ेगी ये करवाने के लिए। उसकी वजह ये है कि ये सेंसस जो हो गया, सेंसस से सीटें रीएलोकेट होगी प्रोविंसेस। रीएलोकेट करने के लिए जरूरी है कि आइन में तरमीम। बिल्कुल सही, क्योंकि 148 सीटें पंजाब की लिखी हुई, अगर उनको 146 करनी है तो आइन में तरमीम हो। बिल्कुल सही। एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया कि आइन में तरमीम जरूरी होगी और मज़ीद आने वाले दिनों में आपसे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे बैरिस्टर एजाज हसन साहब, जिनके ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू की। और अब हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून बैरिस्टर हाफिज़ एहसान साहब, और उसके साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से ये डिबेट जारी है लेकिन कुछ कंक्लूड नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, BNP हो, दीगर जमातें हो, मुसलसल मुतालबा कर रही हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आइन ने इसी मुद्दत का तयन किया, इससे आगे बात नहीं जानी चाहिए। लेकिन कुछ माहिर कानून ये बात भी करते हैं कि हल्का बंदियाँ पहले हों और उसके बाद कोई हर्ज नहीं है कि उसके बाद इलेक्शन हो, भले 9 माह लग जाएं। सेक्रेटरी साहब, एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने तो 9 माह के बिल्कुल एग्जैक्ट एक मुद्दत का तयन किया हुआ है।
तो क्या आप समझते हैं कि कोई हल्का बंदियों की जो कंप्लीशन है वो कम से कम वक्त के मुकम्मल करके इलेक्शन की पासदारी करते हुए 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और बिल्कुल आपका ओपनिंग जो रिमार्क्स थे वो बिल्कुल ठीक हैं इस चीज़ के अंदर कि अभी तक इस कन्फ्यूजन के अंदर हैं कि 90 दिन का पीरियड जो है वो कब स्टार्ट होता है और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, और फाइनली जिसकी सबसे बड़ी जो रिस्पांसिबिलिटी थी, जिसने ये फ़ैसला किया, वो थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो जो इस वक्त हम जा रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर फ़र्स्ट टाइम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन आई है कि जिसके अंदर ये है कि CCI का एक फ़ैसला उस वक्त आया कि जब हमारा जो नेशनल असम्बली की टर्म थी, नेचुरल टर्म थी 5 साल की, वो पूरी हो रही थी जी। और ये आपको बताता चलो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके जनरल इलेक्शंस जो होंगे वो आपकी लास्ट नोटिफाइड सेंसस की बुनियाद के ऊपर होंगे, और इसके अंदर दो राय नहीं है। और उसकी जो सेंसस के बाद नोटिफिकेशन करना है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पांसिबिलिटी है, वो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजते हैं, और ये 1973 से इसी तरह चलता आ रहा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस प्रोसेस को करता है जो इलेक्शन एक्ट के अंदर है। पहले 1975-6 का इलेक्शन एक्ट था, अब 2017 के अंदर आ गया, और उसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन 120 दिन के अंदर उस प्रोसेस को करेगा। अब हम पहले हिस्से के अंदर आ जाते हैं। वो हिस्सा ये आ जाता है कि 90 दिन बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 224 है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन वो 90 दिन स्टार्ट कब होंगे, असल इशू ये है। वो 90 दिन स्टार्ट उस वक्त होंगे जो आपका आर्टिकल 51(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी मैं एग्जांपल आपको ये देता हूं कि अगर आपने कोई प्रोसेस शुरू करना है, या मैं आपके अगर टीवी स्टेशन के अंदर आता हूं तो सबसे पहले आपके मैं गेट में आऊंगा, फिर मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा, फिर मैं बात करूंगा। हाफिज साहब, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, मैं यहीं से आपसे कंटिन्यू करूंगा। आप वहाँ कह रहे हैं कि पहले हल्का बंदी होनी चाहिए। कुंडी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल क्लैरिटी है कि इलेक्शन हर सूरत 90 रोज में होने चाहिए और भरपूर तरीके से आप एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मार्च 2022 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो PDM की इत्तेहादी जमातें थीं वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई थीं कि एक जमात को इक़्तिदार से बाहर निकालना है, और आपने टारगेट अचीव किया। अब जब सबसे बड़ा आइन के ऊपर इंप्लीमेंटेशन का मामला आया है तो तमाम जमातों का इत्तफाक राय क्यों नहीं हो पा रहा? यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपना एक लीनियंट इंप्रेशन शो कर रहा है। क्यों इत्तफाक राय से आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है और हमने हमेशा अपना प्रॉपर एक क्लियर मौक़िफ़ दिया है। आइन ये कहता है कि इलेक्शन जो है असम्बली टूटने के बाद 90 दिन के अंदर होने हैं जी, और हम वही कहते हैं। और जो डिलिमिटेशन का जो है वो उसका जो है वो जो सेंसेस है वो लेजिस्लेशन है, वो आइन में नहीं है। तो आइन जो है वो लेजिस्लेशन से बालातर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस दूसरी बात यह है कि आपने सेंसस के बाद जो आपकी आबादी थी तो वो बढ़ी है जी, उसमें आपने सीटें तो नहीं बढ़ाई, आपने सिर्फ लिमिटेशन करनी है। अगर आप सीटें बढ़ाते सूबों में फिर भी बात होती कि आप वो कहते हैं शायद सीटें बढ़े। MQM तो पुरजोर मुतालबा करी कि सीटें बढ़ेंगी। नहीं, देखें, नहीं बढ़ सकती ना भाई, उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। अभी पार्लियामेंट मौजूद नहीं है आपके पास, आपने पहले नहीं की है। तो मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज जो फैक्ट है वो ये है कि आप 90 दिन इलेक्शन कराएं। देखें, मुल्क एक ऐसी सिचुएशन में गया है कि उसके बाद शायद फिर जो है कंट्रोल करना मुश्किल। आज देखिए, अवाम रोडों पे है, बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बदअमनी के हवाले से। इस चीज़ों को जो है मैं समझता हूँ कि आने वाली पार्लियामेंट, आने वाली हुकूमत ही संभाल सकती है। अगर आपने इसी तरह ये चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। लिहाजा हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और मुझे पता नहीं क्यों सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहती हैं। यही कुंडी साहब मेरा सवाल है। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर हर सूरत होना चाहिए। आपके जो कायद हैं आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत के गुरु कंसीडर किए जाते हैं, तमाम पार्टीज को बुलाकर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर ली जाती कि मसला हल नहीं हो पा रहा, यक जबान होकर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करें, उन्हें गाइड करें, सजेशन दें और इलेक्शन हो जाएं। सब अपने अपनी जगह के ऊपर अलग अलग ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि उसमें ऑल पार्टीज भी शायद हो जाए। उसमें यह है कि अभी हम अपना ECP के पास जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास 29 को, और उसके बाद जो है जो भी फैसला होता है, जो भी बात होती है जी, उसके बाद जो है हम पहले अपनी CC बुलाएंगे लाहौर में, और उसके बाद हम शायद
आइंदा का अमल जो तय करें कि हमने क्या करना है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में जाना चाहिए, इलेक्शन से राय फरार इख्तियार नहीं करनी चाहिए, अवाम के पास जाना चाहिए, अपना मंशूर लेके जाना चाहिए, अपना केस लेकर जाना चाहिए, अवाम को फैसला करना चाहिए कि अवाम फैसला करेगी कि उन्होंने किस जमात को वोट करना है, किसको हुकूमत करे। देखिए ये चीजें होनी चाहिए। अब जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए आपका कुछ चीजों पर आपको शायद कानूनसाजी करनी पड़े, बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी। आपके पास हुकूमत नहीं होगी, आपके पास पार्लियामेंट नहीं होगी, आप कैसे कानूनसाजी करेंगे? बहुत से मसाइल जो हैं वो हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस चीज को बड़ा जो है इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इसको थॉरली देखे कि हम जो है डिलिमिटेशन इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं। कोई डिलिमिटेशन जो है वो ये कोई आईनी प्रोसेस नहीं है, आईन में नहीं लिखा कि आप जो डिलिमिटेशन जो है इलेक्शन से पहले करेंगे। अगर आईन में लिखा है तो हमें बता दें। हमारे बॉस आप भी बड़े हमारे लिए मौजूद है, आप भी बड़ी रिसर्च करते हैं। बाकी सियासी जमातें जो आज ये बयानियाँ लेके आगे जा रही हैं कि पहले डिलिमिटेशन होनी चाहिए, वो भी हम बताते हैं कि आइन में यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी हम देख लेते हैं कि आइन में लिखा हुआ है। कुंड साहब हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, यही पॉइंट हाफिज अहसान साहब से मैं जान लेता हूँ। अहसान साहब, आपने सुना आइन में क्या कोई ऐसी कदगन है कि अगर CCI ने मुर्दमशुमारी के नताज मंजूर कर ली हैं तो उसके बाद पुराने नताइज के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकते, कि हर सूरत है इलेक्शन नई हल्का बंदियाँ हों, और नई हल्का बंदियाँ होनी हैं तो वो मुख्तसर वक्त में क्यों नहीं हो सकती, ताकि इतना बड़ा एक आइनी बहरान पैदा हो रहा है ये ख़त्म हो सके? देखिए, मैं सिर्फ आपको इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया चूँकि है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि बड़ी हमारी इसमें ये है कि हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला इशू है उसके अंदर पॉलिटिक्स को डाल देते हैं और पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को डाल देते हैं, और फिर उसके बाद हम उस ऐसी इंटरप्रिटेशन के अंदर चले जाते हैं जिससे पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इस सोच में आ जाता है कि असल इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। अब ये है कि पाकिस्तान का हर पार्लियामेंटेरियन, हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ये जानती है और समझती ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपका जो भी इलेक्शन होगा वो आपकी लास्ट सेंसस नोटिफाइड की बुनियाद के अंदर होगा, और लास्ट सेंसस जो नोटिफाइड है वो आपका आर्टिकल 51 और उसका सब आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। पाकिस्तान के अंदर आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट नोटिफिकेशन आए हैं, और ये इस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि 2017 की जो आई थी आपकी सेंसस जब बना था तो उसको फाइनल नहीं हुआ था, चूँकि सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर भी इशू था कि जी हमारी जो सेंसस उसे काउंट नहीं किया गया था। तो 24वीं आइनी तरमीम आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो अगला इलेक्शन हमारा 18 होगा वो प्रोविजनली होगा, लेकिन ये है कि वो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, उसकी बुनियाद के ऊपर आपने किया। फिर 2021 के अंदर जो है CCI ने फैसला किया कि डिजिटल सेंसस पे जाया जाएगा। उस फैसले की बुनियाद के ऊपर अभी सारे जो चीफ मिनिस्टर से वो बैठे, उन्होंने 153 के नीचे फैसला किया। जल्दी फैसला कर लेना चाहिए था, ये एक और बात है, बट उसके अंदर जब उन्होंने फैसला किया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो इस मुल्क के अंदर 218-19 के अंदर या 222 आर्टिकल के अंदर रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन करवाना, उसके लिए पहले यह था कि वो 51(5) जो है वो आपका नॉकिंग डोर है इस सारे इलेक्शन प्रोसेस का, उसको वो करता। उसने 51(5) के मुताबिक जो है वो किया। अब ये है कि 90 दिन स्टार्ट कब होते हैं? 90 दिन पॉलिटिकली तो बिल्कुल एक नैरेटिव ठीक है कि जी 224 के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ये है कि जब आप पहला ब्रिज जो है वो 51(5) का क्रॉस करेंगे तो उसके बाद 90 दिन का प्रोसेस शुरू होगा, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 51(5) के नीचे जाके सेक्शन 17 के अंदर जो है वो स्केड्यूल दिया है जो 14 दिसंबर तक है। हाँ, एक और चीज है जो बड़ी सिर्फ मैं एक सी ताकि इसको कर, उस चीज ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान का आम आदमी भी चाहता है। मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है और पॉलिटिकल पार्टीज इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है एक प्रपोज डेट्स के ऊपर ये एग्री हो जाएं कि जी 14 दिसंबर को अगर ये खत्म होता है तो उसके बाद नहीं, सब यहाँ सबसे बड़ा मसला यही आ जाएगा, हल्का बंदियां हो गई तो उसके नतीजे में कौमी असेंबली की वो नहीं बढ़ेंगे ना जी। जो CCI के अंदर 2 फैसले आए हैं, CCI के अंदर अगर फैसला ये आता कि आपने सीट्स बढ़ानी है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन तो बिल्कुल एतजाज साहब की और कुंडी साहब की बात ठीक है, फिर आपको 2/3 अक्सरियत से जाना पड़ेगा। CCI ने बड़ा टेक्निकल ये फैसला किया है कि जी सिर्फ आप इसको नोटिफाई करें, और उसके बाद अगर ब्लॉक्स के अंदर जाके आपके कोई मेंबर्स नए हैं, वोटर्स नए हैं, वो एडजस्टमेंट की सिर्फ बात आई है, उस हद तक है। लिहाजा 2/3 अक्सरियत की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक प्रपोज डेट दे देनी चाहिए, चाहे फरवरी की दें, मार्च की दें, ताकि जो इस मुल्क के अंदर
खामखा की एक एम्बिगुटी या एक ऐसी चीज आई हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हो। बिल्कुल ठीक है साहब, पॉइंट तो यही है ना कि बात फरवरी मार्च की बात तो हो रही है, इलेक्शन कमीशन बात कहे भी सही तो फिर भी जो आइन के ऊपर अमल दरामा करने की बात है, आइन की पासदारी की बात है, फुलफिल नहीं होती। कुंडी साहब, आपने भी सारी कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स को सुना, अब अल्टीमेटली आप क्या समझ रहे हैं किस तरीके से इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो पाएगा? पीपल्स पार्टी समेत, बीएनपी समेत दीगर जमातों को क्या जाकर जेयूआईज को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या आप लोग समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करने में कामयाब हो पाएंगे? और बिलखसूस आपकी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात थी नून लीग, वो सबसे बड़े कंफ्यूजन का ये डबल माइंड हुए हैं, उन्हें भी आप कन्विंस करते हुए 90 रोज के अंदर आ जाएंगे या मामला कोर्ट में जाके निपटेगा? देखिए, पीएमएल भी एक जमहूरी जमात है, मैं समझता हूँ, और वो भी आइन को समझती है। अगर वो आइन को प्रॉपरली स्टडी करें तो आइन में 90 डेज का लिखा हुआ है और डिलिमिटेशन का जिक्र मैं पहले भी पाया कि नहीं। दूसरी बात है कि जब हम 29 को मिलेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा डेलीगेशन, उसमें जो बातें होती हैं उसके बाद हमारी सीसी डिसाइड करेगी कि हमने क्या करना है, कौन सा रास्ते इख्तियार करना है। अभी तक हमने इस पर फैसला नहीं किया कि हमने क्या करना है, ईसीपी के बाद दूसरे। लेकिन साथ साथ अगर आप देखें, ईसीपी ने तो शेड्यूल का ऐलान तो कर दिया है डिलिमिटेशन का, लेकिन उन्होंने साथ इलेक्शन का ऐलान तो अभी तक नहीं किया। कह तो रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, लेकिन क्या फरवरी क्या इलेक्शन की डेट दी है? कोई इलेक्शन की डेट नहीं दी है। इससे भी हमें बड़ा जो है ना एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 90 डेज का इलेक्शन हो। अगर वो कह रहे हैं कि फरवरी में हो रहा है, फरवरी में भी अभी तक कोई डेट नहीं है। लिहाजा हम इसी पे आए हैं कि जी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उसी के दायरे के अंदर जो है। अभी आप देखें, आज ही खैबर पख्तूनख्वा में 21 अजला में ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं जो बल्दियात के थे। तो ये हो सकते हैं, सारी चीज़ हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी जो है देखना चाहिए और उसको जो है क्रेडिट देनी चाहिए 90 डेज की, और इस चीज़ को जो है, इस प्रोसेस को जो है ना, वो जो है इसको थोड़ा। बिल्कुल सही। कुंडी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, वक्त की कुछ कमी है। महंगाई और महंगी बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी है। सिंध के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, कराची के अंदर भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के ऊपर हमेशा आपने लब कुशाई की है, अवाम के साथ खड़े हुए हैं। इस एहतजाज के अंदर क्या पीपल्स पार्टी भी कोई आवाज़ बुलंद करने जा रही है कि जो IMF का प्रोग्राम है उसके नतीजे में टैक्सेस की भरमार हो रही है, बिजली मुसलसल महंगी हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल महंगी हो रही हैं, आगे इलेक्शन भी है, आपने अवाम के पास भी जाना है, तो कोई अवाम की आवाज़ उठाने के लिए पीपल्स पार्टी भी कोई रोल प्ले करने को कुछ प्लान कर रही है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये रोल प्ले किया है, अवाम की आवाज़ बनी है। और आप देखें, जब 2008 से तक हमारी हुकूमत थी, जिन मुश्किलात में हमें हुकूमत मिली उसमें भी हमने देखें लोगों को जो है वो सहूलियात दी, चाहे वो जॉब्स के हवाले से थी, चाहे वो बिजली के हवाले से, बाकी हवालों से थी। मुश्किलात थी, हमारा यहाँ पे विदिन कंट्री ऑपरेशन शुरू था, सैलाब आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने लोगों को रोजगार दिया, लोगों को जो है सहूलियात दी। और हम आज भी कहते हैं कि हमें जो है ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिसमें हम आवाम को जो सहूलत दें, और एलीट क्लास को जो है इसको जो है हम इसको बिल्कुल सही आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए और एलीट क्लास के ऊपर बर्डन शिफ्ट होना चाहिए। एहसान साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे भी करना चाहूँगा। अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं? पूरी आपने ये गुफ्तगू सुनी, पार्टीज़ का मौक़िफ़ बिल्कुल सामने है। क्या ये मामला इलेक्शन कमीशन की सतह पर हल हो जाएगा, या इस आइन की तशरीह के लिए, मुख्तलिफ आर्टिकल्स की तशरीह करने के लिए अल्टीमेटली एक ऑर्डर लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये चाहिए कि अपनी मैनिफेस्टोज़ जो हैं वो पब्लिक के अंदर लेके आएँ कि हम आपके लिए करना क्या चाहते हैं, और इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाएं। अब ये है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, और मैं आपको ये बताऊं ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्लिगेशंस क्या हैं। ये एक नैरेटिव है जो चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जाएंगे तो वहाँ के ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो यही होल्ड करेगी कि 51(5) के नीचे जितनी देर तक प्रोसेस 14 दिसंबर से पहले मुकम्मल नहीं होता, 224 का शेड्यूल नहीं आता, और साथ ये भी आएगा कि इन सारी सिचुएशन के अंदर जो शेड्यूल देने की बात ये है, चूँकि असम्बली जो है वो 58(1) के नीचे नहीं डिसॉल्व की गई, ये प्रेरोगेटिव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। बिल्कुल सही, प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो हम देखना ये होगा कि आप सियासी जमातें मुत्तहिद होकर, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून भी जो इलेक्शन के हवाले से किसी सूरत तैयार दिखाई नहीं देती, शायद यही वजह कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद की आने की तारीख हर माह की तरह आगे बढ़ती जा रही है, और लगता ये है कि इलेक्शन उन्हें अंदाज़ा है कि मार्च से पहले होते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सतह के ऊपर इत्तफाक़ राय हो पाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन कमीशन सेम पेज पर आ जाएं या नहीं, ये फैसला शायद आने वाले चंद दिनों में होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। एडहॉकिज़म, अकरबा परवरी और बैड गवर्नेंस के बायस वज़ारत तवानाई के मातहत सरकारी कंपनियां कौमी खजाने पर बदतरीन बोझ बन चुकी हैं। अफसरशाही के गलत फैसलों और नवाजने की रविश का खमियाजा महंगी बिजली, गैस और गर्दशी कर्जे की शक्ल में 25 करोड़ आवाम भुगत रही है। वज़ारत तवानाई के मातहत 18 कंपनियां गुज़श्ता कई सालों से मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं। पाकिस्तान की तेलो गैस की 5वीं बड़ी कंपनी गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके एमडी के तैनाती का अमल शुरू हुआ तो पेट्रोलियम डिवीजन के अफसरशाही ने पहली मरतबा उम्र की हद 50 साल मुकर्रर करने की जो हद थी तहरीरी तौर के ऊपर कम करवा दी, ताकि मकसद ये था कि जो इस मखसूस एक उम्मीदवार थे जिनका नाम अहमद शहरियार है, उन्हें एमडी जीएचपीएल अपॉइंट करवाया जा सके और इसकी बुनियाद रखी गई। शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यूज के बाद मामला जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने पहुंचा तो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नासिर महमूद खोसा ने उम्र की बलाई हद 60 साल की बजाय 50 साल मुकर्रर करने और अहमद शहरियार को दीगर 2 उम्मीदवारों के मुकाबले में इंतहाई जायद नंबर देने पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतलका कमेटी को मामले पर नजरसानी की हदायत जारी कर दी है। मगर पेट्रोलियम डिवीजन के बाबू अभी भी बारीक वारदात डालने के लिए मसरूफ अमल हैं। नासिर महमूद खोसा एक बेहतरीन साख रखने के साथ एक मंजे हुए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, जिसके बायस ये उम्मीद की जा रही है कि माजी की रविश के बरक्स अहम ओहदे पर तैनाती में मेरिट और शफाफियत का कत्ल नहीं होगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बरक्स और निगरान काबीना के क़याम से 4 रोज़ कबल $30 अरब की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री चलाने वाले माहिर डायरेक्टर जनरल्स को उनके ओहदों से अचानक हटाकर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। गैस के शोबे के माहिर डायरेक्टर जनरल अब्दुल रशीद जोकियो को उनके ओहदे से हटाकर डीजी ऑयल के शोबे में तजर्बा और मुतलका महारत रखने वाले डायरेक्टर जनरल इमरान अहमद को डीजी गैस, जबकि पेट्रोलियम कंसेशन के माहिर और बासलाहियत डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन काशिफ अली, जिन्होंने 2 साल के अरसे में गैस कंपनियों से 7 अरब रुपए की रिकवरी की और इसके साथ साथ 160 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफी गैस सिस्टम में शामिल की। यही नहीं बल्कि काशिफ अली ने तेलो गैस की तलाश के लिए 3 बिडिंग राउंड करवाने के साथ 2012 से जेर इल्तवा ऑफशोर रूल्स भी नोटिफाई करवाए। इस कौमी खिदमत की पादाश में काशिफ अली को डीजीपीसी के ओहदे से हटाकर डीजी एडमन तैनात कर दिया गया है ताकि वो एडमन के मामला देखें। अकरबा परवरी, मेरिट और शफाफियत का कत्ल और बद इंतजामी ने शोबा तवानाई को तबाही से दोचार कर दिया है, जिसके बायस आज अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं तो सनतें भी बंद हो रही हैं। इस हवाले से इस इशू पर मजीद तफसीली करने के लिए हमें दावत दी है एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट है, इकॉनमी की बहुत डीपली कवर करते हैं खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब मैं जानना चाहूँगा, आज अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं, बिजली महंगी, गैस महंगी और उसका दीगर हर मसनूआत महंगी हो चुकी हैं। जब तवानाई महंगी हो गई तो फिर आवाम को रिलीफ, किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से रिलीफ मिलने की तो उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारी इन दोनों वजारतों में क्या वजह है कि ना एडहॉकिज्म खत्म हो रहा है, ना नेपोटिज्म खत्म हो रही है और ना शफाफियत मेक श्योर हो पा रही है? सोहेल भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक। आपका नया चैनल जो है वो माशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो गया है। थैंक यू। और इसका बड़ा अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। और हाँ, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि हम इस हालत में क्यों पहुँच गए हैं कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है वो वर्चुअली वो जो अनसस्टेनेबल हो गया है जी। तो उसके दरमियान जो आपने बताया है कि जो अकरबा परवरी है और नेपोटिज्म है, उसका तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। लेकिन मैं आपको एक बात की तरफ करूँगा कि जो पाकिस्तान में जो डीएमजी ग्रुप है जी, इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि ये जो एनर्जी सेक्टर की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनमें इनका अमल दखल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग होने चाहिए फ्राम सेक्शन अफसर से लेकर सेक्शन अफसर से लेकर सेक्रेटरी तक। जी बिल्कुल बिल्कुल वो जो हैं स्पेशलिस्ट लोग होने चाहिए जो कि एनर्जी के साथ वेल वर्स्ड हों, इकोनॉमी के साथ वेल वर्स्ड हों, तो उनको ही चलाना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि जो हमारा मुल्क है वो सिर्फ ख़ास किस्म की एक जो ग्रुप है वही चला रहा है। और आप नेपरा में भी देख सकते हैं कि नेपरा में एक अपॉइंटमेंट हुई है एंड द मैन हु हैज़ बीन द प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, now he will be try to become the part of the solution as a NEPRA chairman. तो ये तो इश्यूज हैं, ये तो सामने नज़र आ रहा है जी। लेकिन अब ये जो आपने कहा है कि जी पूरी आवाम सड़कों पे है, तो क्यों ना सड़कों पे आए। आवाम जो है जी, ये देखें ना, आप जो पूरा एनर्जी सेक्टर है, अगर मैं ऑयल एंड गैस और
पावर सेक्टर को मिला लूँ तो इस वक्त सर्कुलर डेट जो है ना सिर्फ वो 4.3 ट्रिलियन का है जी। अब अच्छा साहब हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं ये सर्कुलर डेट क्यों इस नहज पर पहुंचे, क्या उसके फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया और आज खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। देखें ये जो सर्कुलर डेट है ना जो अपीयर होना शुरू हुआ था ये पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से होता है। मेन जो है ना पॉलिटिकल डिसीजंस और लेग्जिटी का मुजाहरा करते हैं और वो लोग जो इनकॉम्पिटेंट बैठे होते हैं वो उनके पास बहुत सारे और भी पोर्टफोलियोज होते हैं। मिसाल के तौर पर वो समटाइम्स वो एनटीडीसी का भी एमडी होता है, पेपको का भी वहीं पे एमडी होता है, मिनिस्ट्री में बैठा हुआ एक अफसर होता है। और इसी तरीके से वो जो जैनकोस के होते हैं एमडीज वो भी वही होते हैं और उन्हें पता होता नहीं है, वो सेक्शन अफसर टाइप भी मैं आपको वो नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन वो वहाँ से मिनिस्ट्री से बैठ के वो इतना टेक्निकल इश्यूज को देख रहे होते हैं। फैक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहे होते। अगर उनके घरों में आप जाएं तो उनके 4-4 5-5 गाड़ियाँ होती हैं और उनको जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं, बस यही उनका इस हद तक है। लेकिन होता क्या है, उसका रोल ओवर इम्पैक्ट ये होता है कि आपका एनर्जी सेक्टर बिल्कुल कोलैप्स होकर रह गया है। अब उसका जो मसला है अब ये है कि इस वक्त ये जनरल मुशर्रफ के दौर से ये शुरू हुआ था जी, जनरल मुशर्रफ के दौर से ये शुरू हुआ और उस वजह से वो फिर उस वक्त जो सर्कुलर डेट था कोई 200 बिलियन था। जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई पीपल्स पार्टी की तो 480 बिलियन का था, ठीक है। और जब 480 बिलियन की जो वो इन्होंने वो शीट को क्लियर किया, बैलेंस शीट को क्लियर किया सागडार साहब ने, तो जब ये गवर्नमेंट गई तो तकरीबन 1 ट्रिलियन का था। अब पिछले 5 सालों से तकरीबन 150% जो है वो इंक्रीज हो गया, 2.67 ट्रिलियन हो गया जी। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत है, ऊपर से जो कैपेसिटी पेमेंट जी वो बिल्कुल कैपेसिटी पेमेंट का बोझ जो है खालिद साहब 2000 अरब सालाना तक पहुंच गया, जो 5 साल पहले 600 अरब था। मैं ये जानना चाहता हूं, अब एक ऑप्शंस पर काम शुरू कर दिया गया है कि जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं इनको चलाना, इनका बोझ उठाना वफाकी हुकूमत के बस की बात नहीं रही, लिहाजा सूबों के हवाले कर दीजिए, उनकी मलकियत दे दे, वो जाने और अवाम जाने। आप इसको किस निगाह से देखते हैं कि सूबों को डिस्को ट्रांसफर होने से, उनकी मलकियत शिफ्ट होने से रिकवरी बेहतर हो सकेगी, चोरी में कमी आ सकेगी और कुछ एफिशिएंसी आ सकेगी इस सेक्टर में, या आवाम इसी तरीके से सरापा एहतजाज रहेंगे जब सूबों को भी इनकी मलकियत मुंतकिल हो जाएगी? सोहेल भट्टी साहब, अगर तो इन्होंने सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे देनी है ना डिस्कोस, तो ये मज़ीद कैटास्ट्रॉफी उस शक्ल में होगी कि अगर आप उनको इजाज़त नहीं देंगे कि प्राइवेट सेक्टर को भी शेयर होल्डिंग में उनको बेच सकें, वो सेल आउट कर सकें, प्राइवेट मैनेजमेंट उन्हें अलाउ करें, उन्हें ये भी अलाउ करें कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो प्राइवेट मैनेजमेंट करें। और ये सिर्फ क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास पुलिस होती है, थाने होते हैं, वो रिकवरी में साथ दे सकते हैं उनका, और जो थेफ्ट है उसको कर्ब करने के लिए वो अपना रोल अदा कर सकते हैं। और जब ये वो कर सकते हैं तो इस लिहाज से तो बेहतर है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आप सिर्फ कहें जी कि आपको हम इजाज़त नहीं देते कि आप जो शेयर्स हैं वो 49% शेयर जो हैं प्राइवेट मैनेजमेंट को ना दें, और वो फिर ज़्यादा डिज़ास्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं और वो गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी भी नहीं इतनी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे केपीकी की क्या कैपेसिटी है या बलूचिस्तान गवर्नमेंट की क्या कैपेसिटी है। सही। तो ये जो चीज़ें हैं इनको भी वर्कआउट करने की अशद ज़रूरत है, बिल्कुल और सही। तब जाके ये होगा कि जी। इसके साथ मैं जानना चाहूँगा, गुज़श्ता रोज़ एक असूली तौर के ऊपर एक फैसला किया गया है कि तकसीम कार कंपनियों के जो सरकारी मुलाजमीन और अफसरान हैं और कुछ दीगर वदारों की भी, उन्हें जो मुफ्त यूनिट्स मिलते हैं वो सालाना उसकी मालियत 13 अरब रुपए है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और साथ ये कह रहे हैं कि उनको हम मुफ्त यूनिट्स नहीं देंगे बल्कि उसके वज़ पैसे दे देंगे। तो तकसीम कार कंपनी के जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बर्डन रहेगा, फिर टैरिफ बढ़ेगा और टैरिफ तो फिर भी कम होने का नाम नहीं लेगा। तो कोई ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो मुसलसल बिजली की पैदावारी लागत बढ़ रही है वो कुछ कम हो सके, क्या चेक एंड बैलेंस लाने की जरूरत है? देखिए, ये 2-3 साल पहले एक रिपोर्ट मैंने पढ़ रहा था, वो तकरीबन 60 मेगावाट जो है ना जी, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। अगर तो वो पैसे हमें दे देते हैं, रिकवर कर देती है डिस्कोस, तो वो तो ठीक है बात। अदरवाइज फ्री जो है वो नहीं आप दे सकते। अब ज़ार जो है यूनिट से ज़्यादा 2000 यूनिट्स तक जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और बल्कि ये भी यानी देखने में आया है कि वो जो बंदा जिसको ये अलाउ हैं वो मुख्तलिफ घरों में बेच भी रहा होता है, उस वहीं से इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है।
तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए। और अगर उसको चाहिए कि वो पैसे जमा करवाए, जो वो चार्ज यानी जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो इस्तेमाल कर रहा है वो उसको इस्तेमाल कराए। हाँ, अगर उसको सैलरी बढ़ा देते हैं उसके एवज में तो वो कोई मसला नहीं है। सैलरी जो है वो पैकेज का अगर हिस्सा है तो वो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसकी पेमेंट करे वो। बिल्कुल सही। रेखा साहब, मैं आप गैस के हवाले से एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे कि जो हमारा गैस का शोबा है, पेट्रोलियम का शोबा है, वहाँ पे भी बदतरीन बद इंतज़ामी है। हमने इंडिजिनस रिसोर्सेज को मैक्सिमम उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की बजाय इंपोर्टेड के ऊपर हमने रिलाय किया, जिसके नतीजे में हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो 25 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है। क्यों बाय डिज़ाइन हमने लोकल अपनी जो एक्सप्लोरेशन थे उसको कम किया, प्रोडक्शन को क्यों कम किया, उस पर क्यों तवज्जो नहीं दी, और लोकल पे तवज्जो दिए बगैर का क्या कभी हमारे मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सकते हैं? देखिए जी, जो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन जो हमारी कंपनीज है ना, जो पब्लिक सेक्टर की हैं, जिसमें हम OGDCL, PPL या GHPL का भी शेयर्स होते हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं। अब ये जो अपनी गैस बेच रहे हैं ना, सुई नादरन गैस, सुई नादरन को और सुई सदरन को, ये उनको पैसे नहीं दे रहे काफ़ी अरसे से, और उन्होंने इनका 1.3 ट्रिलियन देना है। अब उनके पास जब पैसे नहीं होंगे तो वो जो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे? वो नहीं कर पा रहे। इसीलिए वो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इन्होंने हमारा $4 बिलियन से ज़्यादा पैसे देने हैं और इनको आप टैरिफ इनका इंक्रीज़ करने दें। टैरिफ नहीं इंक्रीज़ कर रहे काफ़ी अरसे से जी गैस कंपनीज का, उनका टैरिफ इंक्रीज़ करें ताकि उनको पास फिस्कल स्पेस आए और वो उनके पैसे जो हैं OGDCL के पैसे वो वापस करें। तो वो ऐसे जो है ना, ये एक है। तो इन्होंने एक बड़ा ही कॉन्कॉक्टेड किस्म का और फजूल किस्म का इन्होंने एक यानी कि एक प्लान बनाया है जी कि हम इसको सर्को डेट जो है गैस सेक्टर का उसका हम ख़त्म करें। वो कैसे कि जी हम जो है डिविडेंड प्लोइंग बैक स्कीम एक इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो जो है ना, वो तो IMF ने भी रद्द कर दिया है कि ऐसा ना करें। भाई आप काफ़ी अरसे से यानी जून को आगरा ने हमारी डिटर्मिनेशन की कि गैस टैरिफ को बढ़ाया जाए, तो वो अभी तक नहीं बढ़ा रहे। जब आप गैस टैरिफ को बढ़ाएंगे तो उनका जो शॉर्टफॉल है वो खत्म होगा, उनके पास पैसे आएंगे, तो वो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन जिन्होंने फैसला लेना था वो तो जा चुके हैं। लेकिन जो चलिए ये आप फैसला नहीं कर सके, ओके, लेकिन जो गैस चोरी है, सालाना 60 रुपए से ज्यादा मालियत की गैस चोरी हो जाती है, उसको कम करने के लिए भी तो किसी ने कोई विजिबल रोल प्ले नहीं किया। ये देखिए, जो आगरा है ना, उसने तो 6.5% का अलाउ किया हुआ है कि इससे ज़्यादा जो है ना वो हम नहीं अलाउ करेंगे टैरिफ में। ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। जब तक भट्टी साहब, जब तक ये गवर्नमेंट की एंटिटीज रहेंगी ना, ये प्राइवेट मैनेजमेंट को दे दें आप। बिल्कुल सही। प्राइवेट मैनेजमेंट को अगर डिस्कोस को भी अगर PPP के मोड में ले आए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मोड में ले आए, इसको भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के मोड में दोनों कंपनीज को ले आए, तो तब जाके ये UFG का मसला शायद हल हो जाए। बिल्कुल सही। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये यकीनी तौर के ऊपर तवानाई के शोबे के अंदर मसला है, वो पेट्रोलियम का शोबा हो या पावर का शोबा, वहाँ पर जो हुकूमती बद इंतजामी है, नेपोटिज्म है, वो बुरी तरह से इन कंपनियों की कारकर्दगी को मुतासर कर चुकी है, जिसका खमियाजा आवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज होते हुए भुगत रहे हैं। जब तक इसके अंदर कोई बड़ा जो इसकी स्ट्रक्चरल कोई मेजर्स नहीं लिए जाते, स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं की जाती, तो उस वक्त तक ये मसला हल होता दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी तरक्याती इदारे में 10 अरब रुपए के एक बड़े स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 2007 में CDA और इस्लामाबाद की एक पोश हाउसिंग अथॉरिटी के मबैन एक मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत CDA ने एक्वायर की गई 2400 कनाल अराजी इस पोश हाउसिंग सोसाइटी को ट्रांसफर कर दी। हाउसिंग सोसाइटी को इस अराजी के 700 डेवलप प्लॉट्स CDA के नाम पर ट्रांसफर कराने का पाबंद किया गया, मगर 16 साल गुजरने के बावजूद CDA को आज तक एक प्लॉट भी नहीं मिला। पोश हाउसिंग सोसाइटी ने CDA की अरबों रुपए मालियत की कीमती अराजी पर प्लॉट्स डेवलप करने के बाद मार्केट में फरोख्त कर दिए। अब FIA ने कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के इस मेगा स्कैंडल की तहकीकात शुरू करते हुए चेयरमैन CDA से मुआहिदे का मुकम्मल रिकॉर्ड और इसके साथ साथ एक निजी कंपनी जिसका नाम इमार है, उसके कब्जे में CDA की कितनी अराजी है उसकी भी तमाम तर तफसीलात तलब कर ली हैं। इसके साथ CDA ने अपने प्लाटों के हसूल के लिए और अरबों रुपए मालियत की अराजी का मसला हल करने से मुतल्लिक एक 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी थी। कमेटी ने इस हाउसिंग सोसाइटी का दौरा किया, मगर हैरानकुन तौर के ऊपर मुतलका सोसाइटी का कोई एक अहलकार भी मौके पर ना पहुंचा।
सीडीए हुकाम की मुरतब करदा विजिट रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के नुमाइंदों ने सीडीए को इन 3 जगहों के बारे में बताया जहां प्लॉट दिए जा सकते थे। पहली ऑप्शन के तौर के ऊपर गांव हुमक जेरे गौर आया, लेकिन इस गांव की जमीन पहले से ही सीडीए की मलकियत थी। दौरा करने वाली टीम को सहाला के बारे में दूसरा ऑप्शन दिया गया, जहां यह जमीन बगैर किसी कब्जे के है, लेकिन मकामी लोग इसे काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि यह भी सीडीए को सूट नहीं करती। इसी तरह तीसरे ऑप्शन के तौर के ऊपर न्याजियां डाउडौचा की जगह भी इस दौरे के दौरान दिखाई गई, लेकिन जब सीडीए के मुताबिक इस अराजी की तफसीलात चेक की गई तो पता चला ये अराजी तो 2 डौचा डैम के से मुल्हिका है, लिहाजा ये भी सूटेबल ऑप्शन नहीं है। दूसरी जानिब अब एफआईए ने सीडीए के फिनांस विंग की जानिब से एक बड़े पैमाने पर सेक्टर H16 और I-17 के जिम्मेदारों को करोड़ों रुपए की जाली अदायगियों की तहकीकात शुरू करते हुए भी मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आप सुनकर हैरान होंगे कि दोनों सेक्टर के मुतासरा अफराद को 60 करोड़ रुपए से जायद की रकम जाली और दोहरी अदायगियों के संगीन इल्जामात के तहत ये मामला सामने आया और इसके कुछ शवाहिद भी सीडीए के हाथ लग चुके हैं। मेगा करप्शन के इस केस में फरवरी में पहली मरतबा यह मामला सामने आया जब सीडीए के फिनांस विंग ने कई जिम्मेदारों को डुप्लीकेट अदायगियां की। सीडीए ने 2009 में दोनों सेक्टर्स के लिए फी कनाल 8,40,000 रुपए मुतासिरीन को अदा करने के बाद यह जमीन हासिल की थी। सीडीए हुकाम के मुताबिक ही 1 दहाई से ज्यादा अरसा कबल ये जो अराजी हासिल की गई थी इसके वक्त तकरीबन 65% अदायगियां की जा चुकी हैं। ताहम जांच पड़ताल के दौरान यह देखा गया कि बहुत से केसेस में मुतद्दिद मालकान को मुतद्दिद मरतबा अदायगियां की गई, यानी कि एक से ज्यादा मरतबा अदायगियां की गई, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा जी। और इस सारी अदायगियों के स्कैंडल में मुबैना तौर के ऊपर सीडीए और एक बैंक के कुछ एहलकार मुलविस पाए गए हैं। अच्छी शोहरत और गुड गवर्नेंस के हामिल नए चेयरमैन सीडीए अनवारुल हक, कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक का यह अब कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है कि वह इन दोनों स्कैंडल के जिम्मेदार के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई करें बल्कि अरबों रुपए के स्कैंडल की मुलविस जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो सीडीए ने रिकवरी करनी है अरबों रुपए जिसका हुजम 10 अरब रुपए से ज्यादा है, चेयरमैन सीडीए ये रिकवरी करने में कब कामयाब होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मौजू के ऊपर मजीद बात करने के लिए स्टूडियो में हमने मदऊ किया है टेलन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं नवीद सदीकी साहब और सीडीए के अमूर के ऊपर काफ़ी दस्तरस रखते हैं। सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये 2 बड़े स्कैंडल हैं। पहला मैं अराजी से मुतल्लिक जानना चाहूँगा, 2007 में 2400 कनाल अराजी एक बड़ी ही इन्फ्लुएंस रखने वाली सोसाइटी को दी गई जिसके बाद 700 प्लॉट्स मिलने थे। इतने सालों गुजर गए, वो प्लॉट्स बिक गए, डेवलप हो गए, मुख्तलिफ डेवलपर्स को दे दिए गए, लेकिन सीडीए को ये प्लॉट्स क्यों नहीं मिले आज तक? भट्टी साहब बहुत शुक्रिया दावत का। और सूरत हाल ये है कि वो दौर था साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जिस वक्त उन्होंने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को अलाउ किया मुल्क भर में, स्पेशली इस्लामाबाद में, और उस वक्त ही बुनियाद रखी गई। कामरान लाशारी भी थे, चेयरमैन थे और बाकी अहम लोग थे। उसके ऊपर ये कि उस वक्त एग्रीमेंट किया गया और बड़ी अहम प्राइम लोकेशन पे, और ये जो ज़मीन थी ये सीडीए ने अपने लिए ये एक्वायर की थी कि वक्त आएगा तो अपने लिए एक सोसाइटी बना के और उसके प्लॉट बेच के तो सीडीए के जो अफेयर्स होंगे वो चलाए जाएंगे, मगर उसके ऊपर प्रेशर्स वगैरह में आके वो डील की गई है और उस डील के हवाले से अब एफआईए ने तमाम तर तफसीलात मांगी हैं। 2007 में थी 2400 कनाल, बहुत बड़ी ज़मीन और अरबों रुपए की ये मालियत बताई जा रही है। और एफआईए ने अब ये लिखा है सीडीए को कि ओरिजिनल फाइल और अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो इस फाइल की दें और ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द एग्रीमेंट जो डील हुई थी उस पोस्ट सोसाइटी और सीडीए के माबैन स्टेट विंग के दरमियान। उसके अलावा चेयरमैन भी उस वक्त इन्वॉल्व थे और बाकी हाई अप्स इंटीरियर मिनिस्टर तक वो इन्वॉल्व थे, इवन प्रेसिडेंट तक भी इन्वॉल्व थे। इसके अलावा एफआईए ने यह भी मांगा है कि जो एमआर है उसके ऊपर सीडीए का क्या स्टैंड है। बोर्ड डिसीजन लिया गया था उस वक्त, ये जो डील थी 2400 कनाल की और 700 प्लॉट्स लेने थे। और हैरानकुन तौर पर ये देखें कि उस वक्त ये जो सोसाइटी थी या इसके अलावा दीगर सोसाइटीज़ थी उन्होंने अपना काम शुरू किया, खाली हाथ खाली जेब आई थी। सीडीए बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया है, सीडीए के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, मगर ये सोसाइटी अरबों खरबों से भी ऊपर चले गए हैं। मैं जानना चाहूँगा, एफआईए ने तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है, उनका हमें लेटर भी मौसूल हुआ जिसके अंदर बहुत क्लैरिटी से इस तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया है, लेकिन सीडीए के अंदर क्या बड़ी खबर रखते हैं इस वक्त चेयरमैन सीडीए, उनके मेंबरान, उनका क्या व्यू पॉइंट है
कि क्या कोई इम्कानात हैं कि उस सोसाइटी से कोई पैसों की शक्ल में रिकवरी हो सके, जमीन की शक्ल में या प्लॉट्स की शक्ल में? चूंकि 700 प्लॉट्स मिलने थे, अब तो प्लॉट मार्केट में बिक चुके, सीडीए को प्लॉट तो नहीं मिलने लगे। इसका क्या हल निकलता हुआ दिखाई देता है आपको? भट्टी साहब, आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया कि 16 साल हो गए हैं, 16, और ये इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ये स्पेशली स्पेसिफिक ये इतनी इन्फ्लुएंशियल हैं कि ये इदारों के इदारे भी तहबाला कर सकती हैं और अफसरान को भी इधर उधर कर सकती हैं, रिशफल कर सकती हैं, इवन ख़रीद सकती हैं। नैब हो, FIA हो या दीगर तहकीकाती इदारे हों या CDA के अफसरान भी इन सोसाइटियों के लिए काम करते हैं। क्या आप समझते हैं कि FIA भी इन्फ्लुएंस में आ सकती है? लेकिन FIA ने तो बहुत बोल्ड स्टैंड तो ले लिया। जी, जिस ऑफिसर ने भिजवाया है तो बड़े जाहिर है वो काफ़ी ईमानदार और काफ़ी कड़क ऑफिसर कहते हैं, सख्त ऑफिसर हैं, और मगर एक अफसर क्या कर सकता है जब इतनी इन्फ्लुएंशियल वो। लेकिन मगर असल इम्तिहान तो है चेयरमैन CDA और DG FIA का, जो दोनों अगर इसके ऊपर अपना फोकस रखते हैं तो फिर कुछ ऐसा नामुमकिन नहीं है कि कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचे उसकी रिकवरी हो सके। इसके साथ मैं जानना चाहूंगा, एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि कुछ सेक्टर I-16 और उसके साथ H-17, ये 2 सेक्टर थे जिसके अंदर अराजी के अदायगियाँ होनी थी, डबल अदायगियाँ हुई, गलत तरीके से हुई, फॉल्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसकी तहकीकात कैसे हुई, कैसी हकायक मंजर आम पर आए? और कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर CDA के अपने कुछ लोग भी मुलविस हैं। जी, अपने देखें जी, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ भट्टी साहब, तो अपने ही लोग जाहिर है वो घर के भेदी होते हैं और वही तरीका बताते हैं और वही साथ उनकी कनाइमस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये जिस स्कैंडल का आप जिक्र कर रहे हैं डबल पेमेंट का, ये 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की पेमेंट की गई है I-17 और X-16 के जो मुतासिरीन हैं, और ये भी 2 सेक्टर्स जो हैं CDA ने अपने लिए एक्वायर किए थे कि इसके ऊपर कुछ अहम सोसाइटियाँ वगैरह बनेगी, मगर मुतासिरीन को डबल पेमेंट्स की गई हैं, और बावजूद इसके कि असल मुतासिरीन को एक पेमेंट भी नहीं मिली, और जो बोगस जो अलॉटीज़ थे, बोगस मुतासिरीन अपने आप को जाहिर कर रहे थे, उनको भी एक नहीं 2 पेमेंट्स की गई हैं। और फाइनेंस विंग और जो डिप्टी कमिश्नर जो ऑफिस है उनका CDA का, इसके अलावा स्टेट विंग सेक्टर H-16 और I-17 के जो मुतासिरीन थे, जेन्युइन थे, उनको ये पेमेंट्स उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में पे ऑर्डर के जरिए से क्यों नहीं की गई? इतलात ये कि कैश के जरिए से पेमेंट्स की गई। और क्या इतलात हैं कि इसके ऊपर अब किसी का कोई जो मुलविस लोग हैं वह भी मौजूद हैं या वो रिटायर होकर जा चुके हैं? जी, जाहिर काफ़ी लोग तो जा चुके हैं, मगर अब भी कुछ लोग बाकी हैं, जिसमें कुछ तहसीलदार हैं, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई डायरेक्टर लेवल तक पहुँच चुके हैं। और ये लैंड डायरेक्टरेट और ये इकबाल हाल में बैठे जो रेवेन्यू के अफसरान हैं या ICT में जो लोग बैठे हैं उनके साथ निशानदहियाँ वगैरह करते हैं, और जो बोगस शनाख्ती कार्ड लगाकर मुतासिरीन की एक लिस्ट बनाई जाती है और उसमें शामिल करते हैं। मगर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इतनी अनसर्टेनिटी है उसके ऊपर CDA में कि आप देख सकते हैं कि 13-14 माह में 4 चेयरमैन बदल चुके हैं और डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही। नवीद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 4 चेयरमैन बदल चुके हैं, लेकिन ये कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। FIA और उसके साथ चेयरमैन CDA का ये कड़ा इम्तिहान है कि न सिर्फ इन दोनों स्कैंडल की तह तक पहुंचे, बल्कि जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है उसकी रिकवरी भी हर सूरत होनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।